हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग अकाउंट्स की मैराथन में रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस को कंप्लीट करने जा रहे हैं। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, क्योंकि यहाँ पे आप बेसिक सीखते हो अकाउंट्स का, जैसे कि डेबिट किस अकाउंट को करते हैं, क्रेडिट किस अकाउंट को करते हैं, जनरल बुक्स क्या होती हैं, लेजर में कैसे पोस्टिंग होती है, ये सारी चीज़ें आप इसी चैप्टर में सीखते हो। ठीक है, चलो तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। विच ऑफ द फॉलोइंग statements most accurately describes the nature of a business transaction as defined in the accounting। बेसिकली इस क्वेश्चन में बिजनेस ट्रांजेक्शन की डेफिनेशन आपसे पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट बिजनेस ट्रांजेक्शन को सही से रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमारे पास ऑप्शन क्या है? इट इज़ अ यूनिलेटरल इवेंट वेयर द बिजनेस डोनेट्स मनी टू द चैरिटी विदाउट एक्सपेक्टेशन ऑफ रिटर्न। ये बिल्कुल गलत है। बिजनेस ट्रांजेक्शन में दो पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं और दोनों के बीच में ही कुछ ना कुछ एक्सचेंज होता है, वन साइडेड नहीं है। एक अगर पैसे दे रहा है, दूसरा जो है ना सामान खरीद रहा होता है। एक को गुड्स मिल रहे हैं तो दूसरे को पैसे मिल रहे हैं। तो यूनिलेटरल इवेंट नहीं है, रेसिप्रोकल एक्सचेंज ज़रूर होता है ये। इट इज़ अ रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ इकोनॉमिक कंसिडरेशन। इकोनॉमिक कंसिडरेशन कैसे भाई? एक को रुपए मिल रहे हैं और एक को गुड्स मिल रहे हैं, तो गुड्स की भी तो इकोनॉमिक वैल्यू कुछ ना कुछ है। तो दो पार्टीज के बीच में इकोनॉमिक कंसिडरेशन का एक्सचेंज हो रहा है, जो कि फाइनेंशियल पोजीशन को इम्पैक्ट कर रहा है। और फाइनेंशियल पोजीशन को इम्पैक्ट तो करेगा ही, क्योंकि प्रॉफिट या लॉस हो रहा होगा तो फाइनेंशियल पोजीशन ऑटोमेटिकली इम्पैक्ट तो करती है। तो ऑप्शन नंबर बी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर हियर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अ फर्म पेज फॉर पेटी एक्सपेंस वेयर नो एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट्री एविडेंस एग्जिस्ट टू रिकॉर्ड दिस इन द बुक्स, विच डॉक्यूमेंट मस्ट बी प्रिपेयर्ड एनुअली इंटरनली। अच्छा देखो, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा इसको अलग तरीके से समझना, लेकिन इसको पहले मैं इसको बताने से पहले एक बार वॉइस चेक कर लेता हूँ कि मेरी आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही। हाँ, एक मिनट रुको, वरना दोबारा पढ़ाना पड़ जाता है सब। हेलो हेलो, हाँ आवाज़ तो आ रही है। ठीक है भाई, माइक चल रहा है ना? हाँ ठीक है। हाँ, तो मैं क्वेश्चन में हम बात कर रहे थे पेटी एक्सपेंस की। अब देखो, पेटी एक्सपेंस का मतलब होता है छोटे छोटे जो एक्सपेंस होते हैं। तो कह रहा है उन एक्सपेंसेस के लिए अगर हमारे पास कोई एक्सटर्नल वाउचर नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है। मान लो हमने चाय पी टपरी से, छोटे मोटे कुछ चीज़ें एक्सपेंस था हमारा, छोटा मोटा चाय का ऐसा बिजनेस का एक्सपेंस है। ठीक है, चाय वाय पीने का छोटा मोटा एक्सपेंस है। तो इन सारे, अब ज़रूरी थोड़ी जहाँ से चाय आपने जिस टपरी से चाय पी थी वो आपको बिल ला के दे। बिल देगा तभी तो एविडेंस माना जाएगा ना, तभी आप अकाउंट्स में एंट्री करते हो। बिल नहीं होगा तो एक्सपेंस को आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते हो। लेकिन इस क्वेश्चन में यही बोल रहा है कि अगर पेटी एक्सपेंस हुए हैं और उसका अगर एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं है, तो इन एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करने के लिए आप क्या कर सकते हो? एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर सकते हो इंटरनली। इंटरनली मतलब अकाउंटेंट एक अकाउंटिंग वाउचर प्रिपेयर कर सकता है, जिसमें लिखा होगा कि आपने चाय इतने रुपए की पी आज और कल इतने रुपए की पी, या फिर जो भी छोटे मोटे एक्सपेंसेस कर रखे हैं, जैसे स्टेशनरी वगैरह, पेंसिल वगैरह ले रखी है, मान लो छोटे मोटे एक्सपेंस है जो डेली के पेटी एक्सपेंस बोलते हैं। इनके लिए इंटरनल वाउचर जनरेट कर सकता है अकाउंटेंट। लेकिन अकाउंटेंट के जनरेट करने से ही डायरेक्टली अकाउंट्स बुक में रिकॉर्ड नहीं हो जाएगा ये। वो इंटरनल वाउचर जनरेट करेगा, फिर इसको ऑफिसर ऑथराइज भी करेगा कि हाँ ये सही एक्सपेंस है, एक्चुअली में हुआ है, ऑथेंटिकेट करेगा, तब जाके वो चीज़ अकाउंट्स बुक में रिकॉर्ड हो सकती है। ठीक है, तो इसके लिए डॉक्यूमेंट कौन सा माना जाता है? अकाउंटिंग वाउचर आप यूज़ कर सकते हो। इनवॉइस क्या होता है? इनवॉइस सेलर देता है बायर को, अगर बायर ने क्रेडिट में कुछ सामान खरीदा है तो। कैश मेमो ये भी सेलर देता है अगर सामान बायर ने कैश में खरीदा होता है तो। पेन स्लिप क्या होता है? जब भी आप बैंक में डिपॉजिट करते हो मनी, तो पेन स्लिप का यूज़ करते हो आप। चेक काउंटरफॉइल क्या होता है? जब भी आप चेक इशू करते हो, किसी को चेक देते हो, पेमेंट करते हो, तो चेक का एक पार्ट चेक बुक में बचा रहता है। ऐसे फाड़ के देते हो ना चेक, तो एक चेक का पार्ट जो बचा रहता है जिसमें चेक की इन्फॉर्मेशन लिखी रहती है, क्योंकि आपका चेक तो चला गया है। आप कैसे प्रूव करोगे कि आपने इतनी पेमेंट चेक की है? तो ये जो काउंटर फॉइल है या फोटोकॉपी बोल लो, वो चीज़ आपके पास रहती है, उसको चेक काउंटर फॉइल बोलते हैं। बट इसका आंसर जो अकाउंटिंग वाउचर है। बट मैंने आपको सारे के सारे यहाँ पे जो टर्मिनोलॉजीज लिखी हुई है वो भी समझा दी। ठीक है, तो आंसर तो इसका क्या है? ऑप्शन नंबर बी, अकाउंटिंग वाउचर। चलो क्वेश्चन आ जाओ। कंसिडर अ सिनेरियो वेयर अ ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व्स मल्टीपल डेबिट्स एंड वन क्रेडिट, या फिर उल्टा भी कर लो, मल्टीपल डेबिट है एक क्रेडिट है, या फिर मल्टीपल क्रेडिट है और एक डेबिट है। तो इस तरह के वाउचर को हम क्या बोलते हैं? डेबिट वाउचर नहीं, क्रेडिट वाउचर नहीं, कंपाउंड वाउचर। एब्सोल्युटली करेक्ट। कंपाउंड वाउचर वो वाउचर होता है जहाँ पे डेबिट मल्टीपल है लेकिन क्रेडिट एक है।
या फिर क्रेडिट मल्टीपल है, डेबिट एक है। अच्छा, अगर दोनों जगह मल्टीपल होंगे तो मान लो मल्टीपल डेबिट भी है मल्टीपल क्रेडिट भी है तो उसको कॉम्प्लेक्स वाउचर बोलते हैं। लेकिन कंपाउंड वाउचर में क्या होता है, एक हिस्सा आपका मल्टीपल होगा और एक सिंगल होगा, तो उसको बोलते हैं कंपाउंड वाउचर। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है भाई। अच्छा, ये एक और चीज़, डेबिट वाउचर और क्रेडिट वाउचर, ये भी क्या होता है इसको भी समझ लो। डेबिट वाउचर वो डॉक्यूमेंट होते हैं जहाँ पे कैश पे हो रहा होता है, और इट फंक्शन एज अ कंपोनेंट ऑफ कंपाउंड वाउचर, बट द टर्म कंपाउंड वाउचर ये तो अलग चीज़ है। कंपाउंड वाउचर, डेबिट वाउचर टिपिकली यही मानते हैं, ऐसे ट्रांजेक्शन को डॉक्यूमेंट करता है जहाँ पे कैश पे कर रहे होते हो तुम। तो कैश पे करोगे तो कैश क्रेडिट करोगे, तो जिसको डेबिट कर रहे हो उसको रिप्रेजेंट करता है डेबिट वाउचर। डेबिट वाउचर मतलब आपने कैश की पेमेंट की है, मतलब किसी अकाउंट को डेबिट किया होगा, है ना, तो वो अकाउंट को रिप्रेजेंट कर रहा है डेबिट वाउचर। इसी तरह क्रेडिट वाउचर उल्टा है, जब आपको पैसे मिल रहे होते हैं तो कैश अकाउंट को डेबिट करोगे, तो जो क्रेडिट वाला अकाउंट कर रहे हो आप, जो क्रेडिट कर रहे हो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है आपका दूसरा क्रेडिट वाउचर। ठीक है। और क्या इसमें सिंपल वाउचर तो बड़ा सिंपल है, एक डेबिट होगा एक क्रेडिट होगा। और इसमें काउंटर वाउचर भी लिखा हुआ है, ये भी बता देता हूँ। काउंटर वाउचर वो होता है जिसमें बैंक और कैश इंक्लूड होते हैं। ठीक है, वो एंट्री। तो भाई आ जाओ आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। अब बिजनेस सेल्स गुड्स कॉस्टिंग ₹25,000 टू रजनी एंटरप्राइज फॉर ₹35,000। गुड्स बेचा गया है, 25,000 का गुड्स था, बेचा है 35,000 का क्रेडिट के बेसिस पे। हाउ डज दिस ट्रांजेक्शन अफेक्ट द अकाउंटिंग इक्वेशन। बड़ा इजी क्वेश्चन पूछा गया है। अगर आपने गुड्स 25,000 का बेचा है, ठीक है, तो आपके पहली बात तो असेट 25,000 से कम हो जाएंगे क्योंकि गुड्स कम हो गए, लेकिन साइमल्टेनियसली आपको पैसे भी तो मिल गए ना, मतलब पैसे मिले ना मिले हो, लेकिन रजनी एंटरप्राइज को अपने सामान बेचा, वो आपका डेटर तो बन गया ना। रजनी एंटरप्राइज भी डेटर है, वो भी असेट है ना, डेटर भी तो असेट होते हैं। तो यहाँ रजनी एंटरप्राइज की वजह से, डेटर की वजह से जो असेट बढ़ा है वो कितना बढ़ गया, 35,000 बढ़ गया आपका। तो एक जगह आपका असेट कम हुआ है, लेकिन एक जगह असेट आपका बढ़ भी गया है 35,000 से। ठीक है, तो यही क्वेश्चन में बोल रहा है। तो नेट इम्पैक्ट कितना पड़ रहा है, ओवरऑल जो आपका असेट बढ़ा है वो 10,000 से बढ़ा होगा। और अगर असेट बढ़ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है आपका कैपिटल या लाइबिलिटी साइड वाला भी बढ़ेगा, और कैपिटल आपका 10,000 से बढ़ रहा होगा क्योंकि आपका प्रॉफिट भी 10,000 से बढ़ रहा है। भाई ये सेल ही तो हो रही है, तो प्रॉफिट 10,000 से बढ़ेगा, और प्रॉफिट कहाँ रिफ्लेक्ट करता है, कैपिटल में रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, तो आपका ओवरऑल 10,000 से इंक्रीमेंट हो रहा है। 10,000 कहाँ लिखा हुआ है, देखो सी में लिखा हुआ है 10,000, और कहीं और ई में भी लिखा हुआ है 10,000। ओके, तो बाकी सारे एलिमेंट हो गए सी और डी में से, सी और ई में से एक आंसर होगा, पूरा पूरा पढ़ते हैं। सी में लिखा है असेट इंक्रीज कर रहा है 10,000 से, और कैपिटल इंक्रीज कर रहा है 10,000 से, ये सही है। मैंने आपको बताया था ना 10,000 का प्रॉफिट हो रहा है, और जो प्रॉफिट होता है वो कहाँ जाता है, अल्टीमेटली कैपिटल का पार्ट बनता है, तो कैपिटल भी इंक्रीज हो रहा है, तो इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ई पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं भाई। कैपिटल इज द अकाउंटिंग इक्वेशन, कैपिटल इन द अकाउंटिंग इक्वेशन इज ऑफन डेराइव्ड एज असेट माइनस लायबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल। ये आपको पता है कि असेट माइनस लायबिलिटी करोगे तो कैपिटल आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट जस्टिफाइज वाई कैपिटल इज ट्रीटेड एज रेसिडुअल क्लेम। कह रहा है कैपिटल को आप रेसिडुअल क्लेम क्यों मानते हो, आप अपने असेट में से एक्सटर्नल लायबिलिटीज को माइनस कर रहे हो और जो बच रहा है वो कैपिटल मान रहे हो ना। और कह रहा है कि इसको जस्टिफाई कौन करता है इस चीज़ को कि कैपिटल को आप रेसिडुअल क्लेम मानते हो। असेट में जो आपका क्लेम है पहले वो एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ जहाँ से आपने ली हैं, जो आपके एक्सटर्नल क्रेडिटर्स हैं, है ना, उनको पहले आप असेट बेच के पैसा वापस करते हो लिक्विडेशन के टाइम पे, लास्ट में आप ओनर्स को वापस करते हो पैसा। तो रेसिडुअल क्लेम क्यों है ये ओनर्स के लिए असेट पे, कौन सा इसको जस्टिफाई कर रहा है स्टेटमेंट। तो पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, कैपिटल इज द मनी द ओनर प्लान्स टू स्पेंड ऑन द पर्सनल एक्सपेंस, ये तो गलत है। कैपिटल रिप्रेजेंट द क्लेम ऑफ द प्रोप्राइटर्स, मतलब शेयर होल्डर का क्लेम है ऑन द रिसोर्सेज ऑफ द बिजनेस आफ्टर सेटलिंग आउटसाइडर क्लेम। ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट बैठ रही है इसके साथ कि कैपिटल का मतलब ही यही है कि प्रोप्राइटर का क्लेम है ये, लेकिन वो क्लेम तभी कर पाएगा जब एक्सटर्नल आउटसाइडर्स जो क्लेम है उनको फुलफिल कर ले, जो पैसा बचेगा वो उसको मिलेगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलो भाई अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बट अगेन मुझे माइक चेक करना पड़ेगा क्योंकि अपना दिक्कत कर रहा है। ठीक है, तो मुझे माइक चेक करने दो, उसके बाद मैं बताऊंगा, क्योंकि माइक में अगर गड़बड़ हुई तो मुझे दोबारा से रिकॉर्ड करना पड़ता है, तो ये आपको कुछ टाइम के लिए सहना पड़ेगा कि मैं माइक चेक करता रहता हूँ। हेलो हेलो, हाँ चल रहा है, ठीक है।
एनालाइज द इफेक्ट ऑफ दिस ट्रांजेक्शन, पेड रेंट ₹2500 इन कैश। ठीक है, तो बड़ा इजी है, रेंट आपने पे किया है भाई, रेंट क्या है आपका एक्सपेंस है, और जब भी एक्सपेंस बढ़ता है तो हम डेबिट करते हैं। कैश आपका चला गया, जब भी कैश क्या है, असेट है, असेट जब भी कम होता है हम उसको क्रेडिट करते हैं। तो कैश को करोगे क्या, क्रेडिट, और रेंट को करोगे क्या, डेबिट। लेकिन इससे इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है वो पूछ रहा है यहाँ पे। तो कैश आपका कम हो रहा है ना, तो असेट तो डिक्रीज करेगा, पहली बात है। तो इंक्रीज असेट तो गलत हो गया, डिक्रीज असेट, हाँ कैश यहाँ तक सही है, लेकिन बोला डिक्रीज लाइबिलिटी में होगा, लाइबिलिटी से कोई मतलब ही नहीं है। अगर आप एक्सपेंस कर रहे हो तो आपका प्रॉफिट डिक्रीज हो रहा है, प्रॉफिट डिक्रीज हो रहा है मतलब कैपिटल भी डिक्रीज हो रहा होगा, प्रॉफिट कम हो रहा है पहले से, तो आपका क्या होगा, कैपिटल भी डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो कैपिटल डिक्रीज हो रहा है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, पहले आपको मैं मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स दिखा देता हूँ। 5 तरह के मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स हैं, असेट, लाइबिलिटी, उसके बाद आपका कैपिटल, फिर है आपका इनकम, और फिर है आपका एक्सपेंस। ठीक है भाई, ये आपके 5 क्लासिफिकेशन हैं। इनमें असेट्स और एक्सपेंस बिल्कुल सेम एक जैसा बिहेव करते हैं। जब भी असेट्स बढ़ता है या जब भी एक्सपेंस बढ़ता है आप इनको डेबिट करते हो। ठीक है, इसका मतलब है जब ये घटेंगे तो इनको क्रेडिट करोगे। और लाइबिलिटी, कैपिटल और इनकम इन असेट्स और एक्सपेंस का उल्टा बिहेव करते हैं, मतलब लाइबिलिटी, कैपिटल और अगर इनकम बढ़ रही होगी, लाइबिलिटी, कैपिटल या इनकम बढ़ रहा होगा तो आप इनको क्रेडिट करते हो। ये आपको याद रखना है, जनरल एंट्री के रूल्स हैं ये मॉडर्न क्लासिफिकेशन के हिसाब से। ठीक है, तो क्वेश्चन में यही पूछ रहा है कौन सा करेक्टली डिस्क्राइब कर रहा है रूल्स और रिवेन्यू एंड लाइबिलिटी। तो रूल्स और रिवेन्यू और लाइबिलिटी मैंने आपको अभी समझाया था कि रिवेन्यू मतलब वो इनकम, रिवेन्यू और जो आपकी लाइबिलिटी वो एक जैसा बिहेव करते हैं, जब भी बढ़ते हैं तो क्रेडिट होता है और जब घटता है तो डेबिट होता है। तो क्या लिखा हुआ है, रिवेन्यू और क्या कौन सा पूछ रहा है, लाइबिलिटी पूछ रहा है। ठीक है, तो रिवेन्यू में लिखा है डेबिट इंक्रीजेज, मतलब अगर इंक्रीज होगा तो डेबिट करोगे, नहीं भाई जब इंक्रीज होता है तो क्रेडिट करते हो, यहाँ तक सही है। और लाइबिलिटी में लिखा है कि इंक्रीज करते टाइम पे डेबिट करोगे, ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। यहाँ लिखा है रिवेन्यू में क्रेडिट इंक्रीज और लाइबिलिटी में भी लिखा है क्रेडिट इंक्रीज, तो ये एकदम सही है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। देखो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि इनकम, कैपिटल और लाइबिलिटी एक जैसा बिहेव करते हैं, जब भी ये बढ़ेंगे तो क्रेडिट करोगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, अ बिजनेस purchases furniture for ₹60,000 and issues a check for the same. Which accounts are affected and how? बिजनेस ने परचेज किया है फर्नीचर 60,000 रुपये का और चेक दिया है, एंट्री पूछ रहा है जनरल, बड़ा इजी है भाई। फर्नीचर खरीद रहे हो, असेट, असेट अगर बढ़ता है तो असेट के अकाउंट को डेबिट करते हो, मतलब फर्नीचर के अकाउंट को कर दोगे डेबिट। ठीक है, चेक से पेमेंट हुई है तो भाई बैंक से पैसा जाएगा तो बैंक अकाउंट को कर दोगे क्रेडिट। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश नहीं, फर्नीचर डेबिट टू बैंक। हाँ, ऑप्शन नंबर सी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इफ अ बिजनेस रिटर्न्स गुड्स टू अ सप्लायर तारनम, अच्छा, द जनरल एंट्री इन्वॉल्व्स डेबिटिंग तारनम्स अकाउंट। देखो जब भी आपने सप्लायर को वापस कर दिया सामान, उसके पहले खरीदा भी तो होगा, तो जब खरीदा था, जब आपने खरीदा था सामान तो आपने परचेज अकाउंट को डेबिट किया होगा। अब आप सामान को वापस कर रहे हो तो परचेज रिटर्न बनाते हो, और जब आप परचेज रिटर्न बनाते हो तो परचेज रिटर्न को हमेशा करते हो क्रेडिट, क्योंकि ये कॉन्ट्रा परचेज है ना। परचेज मतलब एक्सपेंस, एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट करते हो, लेकिन यहाँ पे परचेज रिटर्न कर रहे हो तो एक्सपेंस कम हो रहा है, इसलिए जब भी एक्सपेंस कम होता है हम क्रेडिट करते हैं। ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं, मैंने आपको बताया था पिछले क्वेश्चन में जब मैं क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट बता रहा था आपको। तो परचेज रिटर्न आपने क्रेडिट कर दिया। डेबिट किसको करोगे, जिसको आपने रिटर्न किया है उसके अकाउंट को डेबिट करोगे आप, है ना। मतलब ये तारनम्स के अकाउंट को क्या करोगे, डेबिट करोगे। पर क्वेश्चन ये है कि क्यों कर रहे हो इसके अकाउंट को डेबिट। बड़ा सिंपल है भाई, जब आपने सामान खरीदा था तो ये तारनम आपका क्रेडिटर था, या आपका क्या था, क्रेडिटर था। आपकी लाइबिलिटी थी कि आप इसको पे करोगे, और लाइबिलिटी जब भी बढ़ती है क्रेडिट करते हैं, तो परचेज करते टाइम पे तारनम का अकाउंट क्रेडिट हो रहा होगा। लेकिन अब आप सामान उसको वापस कर रहे हो तो आपकी लाइबिलिटी कम हो रही है, अब आपको उतना पैसा नहीं देना पड़ेगा जितना आप पहले देने वाले थे, तो आपकी लाइबिलिटी अब कम हो रही है। और लाइबिलिटी अगर आपकी कम हो रही है तो ऑब्वियस सी बात है भाई आप डेबिट ही करते हो, क्योंकि लाइबिलिटी बढ़ने पे क्रेडिट होता है और घटने पे डेबिट होता है, तो इसका रीज़न भी यही है।
तारनम इज अ क्रेडिटर एंड द लायबिलिटी इज डिक्रीजिंग, तो यही मैंने आपको समझाया भी था, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्टिंग्विशेस बिटवीन द जनरल एंड द जनरल फ्रॉम द लेजर। जनरल और लेजर में डिफरेंस की बात कर रहा है। वॉइस क्वालिटी हेलो हेलो चेक करनी है, ठीक है, सब कुछ ठीक है अभी तक। तो आपको बताना है कि जनरल लेजर से किस तरह डिफरेंट है। जनरल इज द एनालिटिकल रिकॉर्ड वाइल लेजर इज द क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड। बिल्कुल गलत है ये। इनफैक्ट जो आपका जनरल होता है वो क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड होता है। जनरल रिकॉर्ड से ट्रांजेक्शन फर्स्ट, हाँ, ओरिजिनल एंट्री इसी पे रिकॉर्ड होती है सबसे पहले, जनरल बुक में रिकॉर्ड होती है। लेजर को लेजर क्लासीफाइज देम, हाँ, लेजर उसको क्लासीफाई करता है, मतलब एक जैसे अकाउंट को एक साथ रख देता है, एक जैसे ट्रांजेक्शन को एक साथ रखता है। सारे के सारे सैलरी अकाउंट में आएगा, सारे के सारे रेंट एक साथ रेंट अकाउंट में बना लोगे, और इसको बोलते हैं प्रिंसिपल बुक। प्रिंसिपल बुक मतलब मेन बुक, प्रिंसिपल बुक मतलब मेन बुक आपकी लेजर मानी जाती है, और जनरल बुक आपकी ओरिजिनल बुक मानी जाती है। ओरिजिनल बुक क्यों? क्योंकि सबसे पहले एंट्री आप इसी में कर रहे हो। लेकिन लेजर को प्रिंसिपल बुक क्यों बोलते हो आप? लेजर को प्रिंसिपल बुक इसलिए बोलते हो क्योंकि लेजर से ही, लेजर में आप क्या करते हो, टोटल जो आपके जितने भी ट्रांजेक्शन रिलेटेड हैं कैश के, सारे का सारा कैश अकाउंट में रख रहे हो ना, तो कैश का फाइनल बैलेंस तो आपको लेजर से मिल रहा है ना, और ये जो फाइनल बैलेंस है इसी के थ्रू तो आप ट्रायल बैलेंस बनाओगे, और इसी के थ्रू तो आप फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करोगे, इसलिए ये मेन बुक है। यही आपको सारा का सारा मेन बैलेंस प्रोवाइड करती है लेजर, इसलिए इसका नाम है मेन बुक, प्रिंसिपल बुक। इस क्वेश्चन का आंसर तो ऑप्शन नंबर बी है, हमने डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कंपाउंड जर्नल एंट्री क्या होती है? इज रिक्वायर्ड व्हेन अ ट्रांजैक्शन हैपेंस ऑन अ पब्लिक हॉलिडे। नो। ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व्स वन डेबिट एंड वन क्रेडिट। नो। अ ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व मल्टीपल अकाउंट्स टू बी डेबिटेड और क्रेडिटेड। माइट बी द आंसर, बट बाकी भी ऑप्शन पढ़ लेते हैं। अ ट्रांजैक्शन इज रिवर्स ड्यू टू एरर। नहीं, और ये भी नहीं, तो इसका आंसर ये भी नहीं है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी ही है, बिल्कुल सही है। मल्टीपल अकाउंट्स को डेबिट करना है या फिर क्रेडिट करना है तो आप कंपाउंड जर्नल एंट्री को यूज करते हो, ठीक है, देखो लिखा हुआ है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। इन दी कॉन्टेक्स्ट ऑफ जनरल एंट्री व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लेजर फोलियो। अब देखो आपके पास जो जनरल बुक पड़ी होगी, जनरल बुक मतलब जनरल रजिस्टर पड़ा होगा, उस जनरल के रजिस्टर में आप जब एंट्री करते हो तो कैसे करते हो? ऐसे करके बनाते हो, और यहाँ पे लिखते हो पर्टिकुलर्स में, यहाँ डेट लिखते हो, यहाँ पर्टिकुलर्स में लिखते हो, जैसे कि कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स लिखा आपने, ये लिखा। अब उसके एक छोटा सा कॉलम होता है लेजर फोलियो का, कैश के सामने भी होगा और आपने जो सेल की है उसके सामने भी होगा लेजर फोलियो। लेजर फोलियो में आप अपनी लेजर बुक का पेज नंबर लिखते हो, जो आपकी लेजर बुक होगी ना, और जिस लेजर बुक में जिस पेज नंबर में आपने कैश अकाउंट का लेजर बनाया होगा उस पेज नंबर को आप यहाँ कैश अकाउंट के सामने लिखते हो, और इसी लेजर बुक में, दूसरी लेजर बुक में जिस पेज नंबर पे आपका सेल्स अकाउंट का लेजर बना होगा, सेल्स अकाउंट का लेजर बना होगा, उसको, उस पेज नंबर को आप सेल्स अकाउंट के सामने लिखते हो लेजर फोलियो में। तो यही क्या कहते हैं, फंक्शन होता है लेजर फोलियो का। ये पेज नंबर बताता है लेजर बुक का, जहाँ पे ये अकाउंट जो है बनाया गया है एज अ लेजर, ठीक है, बात समझ में आ गई? ओके, तो ऑप्शन पढ़ते हैं। इट रिकॉर्ड्स द पेज नंबर ऑफ द जर्नल इन द लेजर। इट रिकॉर्ड्स द पेज नंबर ऑफ द लेजर वेयर द अकाउंट इज पोस्टेड फिल्ड एट द टाइम ऑफ पोस्टिंग, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। जब आप पोस्टिंग करते हो ना, पोस्टिंग का मतलब है जब आप जनरल बुक से लेजर में पोस्टिंग करते हो, लेजर बुक में बनाते हो, पोस्टिंग करते टाइम पे जो आपको अकाउंट जो बना रहे हो उसका जो भी पेज नंबर होगा वो आप जनरल बुक में रिकॉर्ड कर देते हो कि इस पेज नंबर पे ये अकाउंट मेंशन्ड है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हेन गुड्स आर सोल्ड फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, मतलब इंटर स्टेट सेल है, कौन सा जीएसटी अकाउंट क्रिएट होगा? अच्छा देखो, एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है, ये नया कॉन्सेप्ट है पर जनरल में है आपका ये, क्योंकि पहले जीएसटी नहीं था तो जीएसटी के रिस्पेक्ट पे जनरल एंट्री नहीं हो सकती थी, बट अब जीएसटी भी आ गया तो जीएसटी के रिस्पेक्ट में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है जनरल एंट्री का। तो व्हेन गुड्स आर सोल्ड फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, इंटर स्टेट हो रही है से, और इंटर स्टेट में मैंने आपको बताया था कि आईजीएसटी अप्लाई होता है। विच जीएसटी अकाउंट इज क्रिएटेड इन द सेलर्स बुक, सेलर की बुक में कौन सा अकाउंट कह रहा है कि क्रिएट होगा? अब एक चीज़ ध्यान से, बड़ी प्यार से मेरी बात सुनो। एक होता है बायर जो परचेज करता है, एक होता है सेलर जो सेल करता है। दोनों की बुक में कैसे एंट्री होती है, बड़े ध्यान सुनो। देखो, जो बायर होगा जो परचेज करता है, जब वो सामान खरीदता है कोई,
और उसमें टैक्स पे करता है, मतलब जीएसटी पे करता है, तो इस जीएसटी का उसको क्रेडिट मिल जाता है, इस जीएसटी का उसको क्रेडिट मिलता है। ये मैंने आपको पहले भी समझाया था। इसको बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट, क्योंकि आपके पास इनपुट वापस आएगा। ठीक है, तो परचेज करने में आप जो भी जीएसटी पे कर रहे हो इसको बोलते हैं इनपुट जीएसटी। क्या बोलते हैं? इनपुट जीएसटी। लेकिन जो सेल करने पे इनपुट जीएसटी क्यों बोलते हैं? क्योंकि आपको इसका क्रेडिट मिलने वाला है, क्योंकि जो आपने पे किया है इसका पैसा आपको मिलेगा, तो ये इनपुट जीएसटी है। क्या है ये? इनपुट जीएसटी। और इनपुट जिसका पैसा मिल रहा होता है वो क्या होता है? हमारा एसेट होता है, तो उसको आप डेबिट करते हो, इनपुट जीएसटी को हमेशा डेबिट करते हो। लेकिन जब आप सेल कर रहे हो, किसी भी सामान को बेच रहे हो, तो आपको टैक्स को कलेक्ट करना है कस्टमर से, जिसको भी आपने बेचा, उससे आपको जीएसटी मिल रहा होगा। अब आपकी जिम्मेदारी है कि ये जीएसटी गवर्नमेंट के पास आप जमा करोगे, तो आपको पैसा जमा करना है। अब आपकी ये लाइबिलिटी हो गई, पैसा जो आपने लिया एक्स्ट्रा, ये आपका पैसा था नहीं बट आपको मिल गया, बट आपको ये जमा करना है। तो जमा करना है तो ये आउटपुट जीएसटी हो गया। तो जब भी सेलिंग होती है तो आउटपुट जीएसटी रिफ्लेक्ट होता है जनरल एंट्रीज में। और आउटपुट जीएसटी में क्या है? आपको पैसा देना पड़ रहा है ना, तो ये लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी जब भी बढ़ती है हम क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। तो आउटपुट जीएसटी क्रेडिट करते हो सेलर की बुक में। और क्वेश्चन में यही पूछ रहा है, लेकिन इसमें ट्विस्ट है। कौन सा जीएसटी आउटपुट जीएसटी आपका क्रेडिट होगा? मतलब सीजीएसटी होगा कि एसजीएसटी होगा कि आईजीएसटी होगा? क्योंकि ये इंटरस्टेट सेल है तो यहाँ पे आईजीएसटी होगा। ठीक है, तो आंसर होगा आउटपुट आईजीएसटी। ठीक है, जो सेलर की बुक में क्रेडिट होगा। मैंने पूरा समझा दिया, तो आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आ जाओ। इन अ जर्नल एंट्री रिकॉर्डिंग द परचेज ऑफ अ कंप्यूटर प्रिंटर फॉर ऑफिस यूज विद इन द सेम स्टेट। अच्छा, एक ही स्टेट में है तो इंट्रा स्टेट हो रही है। लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट डेबिट एंट्रीज। ठीक है, अब आपको डेबिट एंट्रीज बतानी है, और हम ऑफिस में सामान खरीद रहे हैं। पहली बात तो हम सामान खरीद रहे हैं तो हमारा इनपुट जीएसटी, जिसका हमको पैसा मिलने वाला है ना, वो हमारा डेबिट होगा। वो मैंने आपको समझाया था लास्ट क्वेश्चन में। इनपुट जीएसटी लगेगा क्योंकि हम परचेज कर रहे हैं, इनपुट जीएसटी। लेकिन क्योंकि ये इंट्रा स्टेट है, स्टेट के अंदर ही है, तो इनपुट सीजीएसटी भी होगा और इनपुट एसजीएसटी भी होगा। तो क्वेश्चन में देख लो कि कहाँ पे इसमें बोला डेबिट एंट्रीज, कहाँ पे इनपुट आपका सीजीएसटी भी है और कहाँ पे इनपुट आपका एसजीएसटी भी है। तो यहाँ पे तो भाई आउटपुट है, ये कैंसिल कर दो। यहाँ पे आईजीएसटी है, कैंसिल कर दो। यहाँ पे देखो इनपुट सीजीएसटी भी लिखा हुआ है और इनपुट एसजीएसटी भी लिखा हुआ है, और दोनों डेबिट में है भी, तो यहाँ ये सही दिख रहा है। लेकिन हमको पूरा पढ़ना पड़ेगा। डेबिट एंट्रीज में क्या आएगा भाई? प्रिंटर भी तो लिया है, तो प्रिंटर तो डेबिट करोगे ही करोगे, वो तो आपको पता ही है ऑलरेडी। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया? बड़ा बढ़िया क्वेश्चन था ये। ठीक है, कंप्यूटर प्रिंटर भी डेबिट होगा, इनपुट सीजीएसटी भी डेबिट होगा, और ये आपका इनपुट एसजीएसटी भी डेबिट होगा। इजी क्वेश्चन है बट इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। रिगार्डिंग द सेट ऑफ जीएसटी, व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर फॉर यूटिलाइजिंग इनपुट आईजीएसटी क्रेडिट। अब आपको आईजीएसटी, इनपुट आईजीएसटी क्रेडिट मिल रखा है परचेज करने पे, जो आपने आईजीएसटी पे किया था वो आपको क्रेडिट मिल गया, लेकिन उसको यूटिलाइज कैसे करोगे? मतलब कि जो आपको आउटपुट जीएसटी पे करना है, जैसे मान लो आपको इनपुट आईजीएसटी मिला 10,000 रुपये का, ठीक है, और इसका यूसेज क्या होता है? मान लो आपको आउटपुट जीएसटी जो पे करना है गवर्नमेंट को वो 15,000 है, तो 15,000 पे करना है, 10,000 आपको इनपुट मिल गया, 10,000 आपको इनपुट मिल गया, तो ये इससे सेट ऑफ हो जाएगा, ये 10,000 यहाँ से सेट ऑफ हो जाएगा। तो आपको देना कितना पड़ेगा? सिर्फ 5,000 देना पड़ेगा। लेकिन क्वेश्चन में ये पूछ रहा है अगर ये जो 10,000 का इनपुट मिला है ये इनपुट आईजीएसटी है, तो सेट ऑफ कैसे करोगे? क्योंकि 15,000 जो आपको पेमेंट करनी है, हो सकता है वो एसजीएसटी के हो सकता है वो सीजीएसटी के हो सकता है वो आईजीएसटी का हो, है ना। तो कैसे आप किस सीक्वेंस में इसको सेट ऑफ करोगे? तो पहली बात, ये इनपुट आईजीएसटी है, तो सबसे पहले जो आपको आईजीएसटी का अमाउंट पे करना होगा उसको सेट ऑफ करोगे, और अगर तब भी आपका यहाँ पे अमाउंट बच गया तो आप सीजीएसटी का सेट ऑफ करोगे, अगर तब भी बच गया तो एसजीएसटी का भी सेट ऑफ कर लोगे। ठीक है, तो फर्स्ट अगेंस्ट आईजीएसटी, देन अगेंस्ट सीजीएसटी, देन लास्टली अगेंस्ट एसजीएसटी। और ये फाइनेंस में भी आता है, ठीक है, फाइनेंस का भी टॉपिक है ये आपका जीएसटी। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सिखा दिया मैंने क्यों। ठीक है, ओके, हेलो, हाँ ठीक है भाई। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वाई इज लेजर नोन एज प्रिंसिपल बुक? मेन बुक क्यों कहते हो लेजर को? ये मैंने सिखा दिया है, ऑप्शन पढ़ते हैं। बिकॉज इट इज द फर्स्ट बुक? नहीं। बिकॉज इट रिकॉर्ड्स ट्रांजेक्शन इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर? नहीं। बिकॉज इट प्रोवाइड्स द नेट रिजल्ट ऑफ ऑल द ट्रांजेक्शन, या फिर कह लो बैलेंसेस देता है फॉर स्पेसिफिक अकाउंट्स विच इज एसेंशियल
टू प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एब्सोल्युटली करेक्ट, यही मैंने आपको सिखाया था। आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर सी ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द प्रोसेस ऑफ पोस्टिंग, पोस्टिंग करते टाइम, पोस्टिंग कैसे करते हो, जर्नल बुक से आप लेजर में पोस्टिंग करते हो। इफ यू आर पोस्टिंग अ ट्रांजेक्शन फ्रॉम द जर्नल टू द कैश अकाउंट, जब आप पोस्ट कर रहे हो जर्नल से कैश अकाउंट में, लेजर के कैश अकाउंट में अगर आप पोस्टिंग कर रहे हो, एंड द जर्नल एंट्री इज कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है, जनरल एंट्री जो थी आपकी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट थी, इसकी आप पोस्टिंग कर रहे हो। कह रहा है पर्टिकुलर्स की कॉलम में, मतलब जब आप कैश अकाउंट बनाओगे तो भाई आप कैसे बनाते हो लेजर अकाउंट में, आपको बना के सिखा देता हूँ। ये कैश अकाउंट है आपका, ठीक है, ऐसे बनाते हो, यहाँ पे डेट रहती है, ये हो गया आपका डेबिट साइड और ये हो गया आपका इस साइड हो जाता है क्रेडिट साइड, ठीक है। इस तरह से आपका बनता है टी शेप में लेजर, और कैश के डेबिट साइड ये रहा, कैश का क्रेडिट साइड ये रहा। क्वेश्चन ने पूछ रहा है कि पर्टिकुलर्स में क्या लिखोगे, कैश के, और एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट, मतलब डेबिट साइड में यहाँ क्या लिखोगे भाई, कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है, टू कैपिटल लिखोगे और क्या लिखोगे, टू कैपिटल, तो क्या होगा टू कैपिटल। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। पूरा लेजर बना के मैंने आपको दिखा दिया, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन, कंसिडर द बैलेंसिंग ऑफ अ परमानेंट अकाउंट। परमानेंट अकाउंट क्या होते हैं, जो बैलेंस शीट में आगे कैरी होते रहेंगे, जैसे असेट है, लायबिलिटी है, वो अगले साल तक कैरी फॉरवर्ड होते रहते हैं, उनको बोलते हैं परमानेंट अकाउंट। इफ द डेबिट साइड इज 50,000 एंड द क्रेडिट साइड टोटल इज 40,000, डेबिट वाला ज़्यादा है, क्रेडिट साइड वाला कम है, ठीक है, डेबिट वाला 50,000 है और आपका जो क्रेडिट साइड वाला है 40,000 है, तो बैलेंस करने के लिए आप क्या करते हो भाई, क्रेडिट साइड वाले में ऐड करोगे 10,000 का कैरी डाउन करके, है ना, और क्रेडिट साइड वाले में जब भी आप ऐड करते हो तो बाय लिखते हो, बाय कैरी डाउन 10,000 ये लिखते हो। तो क्वेश्चन में यही पूछ रहा है क्या करोगे, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, बाय बैलेंस कैरिड डाउन 10,000 ऑन दी क्रेडिट साइड। वेरी इजी क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हेन गुड्स आर गिवन एज चैरिटी। देखो आप चैरिटी अगर देते हो तो आपका एक तरह का एक्सपेंस माना जाता है, और एक्सपेंस जब भी बढ़ता है चैरिटी अकाउंट को करते हो डेबिट। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट जर्नल एंट्री, तो चैरिटी अकाउंट को करोगे डेबिट, और आपने गुड्स दिए हैं चैरिटी में, तो जब आपने गुड्स खरीदे थे तो आपने परचेज अकाउंट को डेबिट किया होगा, इजंट इट। तो अगर आपने गुड्स दे दिए तो परचेज अकाउंट को क्या करोगे आप, क्रेडिट कर दोगे, तो चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। तो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, जो मेरे को जनरल एंट्री सही दिख रही है ऑप्शन नंबर सी की, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। अ डेटर सुधीर हु ओड ₹3,000 बिकम्स इंसॉल्वेंट। सुधीर इंसॉल्वेंट हो गया, 3,000 रुपये इसको हमें वापस करने थे, ये हमें वापस करता, लेकिन इंसॉल्वेंट होने के बाद भी इसने 45 पैसे दे दिए 1 रुपये में। भाई 1 रुपये के 45 पैसे हमें मिल गए, तो इसका मतलब है 3,000 मल्टीप्लाइड बाय आप 45% कर लोगे, इसका मतलब 45 डिवाइड बाय 100 कर लेना, ठीक है, सॉल्व कर दोगे तो इतना आपको मिल जाएगा। तो बोल रहा है कि कितना आपको बैड डेट्स अकाउंट में डालना है, तो जो नहीं मिला वो बैड डेट्स अकाउंट में चला जाएगा, मतलब 3,000 का 45%, 45% मिल गया, तो कितना नहीं मिला, 55% नहीं मिला। 3,000 का 55% निकाल देना, आंसर आ जाएगा जो कि है 1650, ठीक है। तो ये आपके बैड डेट्स में जाएगा 1650, इसको सॉल्व करोगे 1650 आएगा, ठीक है। चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, 45% निकाल के 3,000 से माइनस कर देना, तब भी आंसर 1650 ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रिकॉर्डेड इन द बुक्स। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की अगर मैं बात करूं तो ये एक तरह का एक्सपेंस होता है फर्म के लिए, क्योंकि उसको कैपिटल पे इंटरेस्ट देना है, और ये जो इंटरेस्ट है डायरेक्टली कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है, ठीक है। तो एक्सपेंस है, तो पहली बात इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो जाएगा डेबिट, क्योंकि जब भी एक्सपेंस बढ़ता है हम डेबिट करते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट यहाँ भी लिखा हुआ है, यहाँ भी लिखा हुआ है, इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा। यहाँ पे लिखा है कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर रहे हो, तो यही आंसर हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ हम क्रेडिट करते हैं, कैपिटल में ही क्रेडिट करते हैं, ठीक है, तो कैपिटल अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, व्हेन एन ओपनिंग एंट्री इज पास्ड, मतलब आप पिछले साल से सारे के सारे असेट और लायबिलिटीज उतार रहे हो, इस साल ओपनिंग एंट्री कर रहे हो, लिखा है इस केस में टोटल असेट ज़्यादा है टोटल लायबिलिटीज से, तो बैलेंसिंग फिगर को कहाँ पे क्रेडिट करोगे। अरे भाई अगर टोटल असेट ज़्यादा है टोटल लायबिलिटी से, तो जो बचा वो लायबिलिटी हो गई आपकी, और क्या। असेट इज इक्वल टू क्या होता है, लायबिलिटी प्लस कैपिटल,
अगर ओपनिंग एंट्री में असेट ज़्यादा हो गया लाइबिलिटी से, तो जो बचा हुआ है वो आपका ओपनिंग कैपिटल हो गया, तो हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट इज टेम्परेरी अकाउंट दैट इज क्लोज्ड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। तो देखो टेम्परेरी अकाउंट और परमानेंट अकाउंट में यही डिफरेंस है कि जो परमानेंट अकाउंट होते हैं वो आपके बैलेंस शीट वाले अकाउंट होते हैं, असेट और लाइबिलिटी वाले जो अकाउंट होते हैं, असेट लाइबिलिटी कैपिटल, वो आपके परमानेंट अकाउंट होते हैं। जो इनकम और एक्सपेंस अकाउंट होते हैं, जो इनकम और एक्सपेंस अकाउंट होते हैं, जिनको हम नॉमिनल अकाउंट भी बोलते हैं, ये आपके टेम्परेरी अकाउंट होते हैं। इनको क्लोज करना पड़ता है और पीएल में जाके ट्रांसफर हो जाते हैं, पीएल में जाके क्लोज हो जाते हैं ये, ठीक है। तो इसमें इनकम और एक्सपेंस कौन सा है, मशीनरी है, नहीं मशीनरी तो असेट है। सैलरी अकाउंट आपका एक्सपेंस अकाउंट है, तो यही आंसर होगा, बाकी पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो आंसर आपको मिल गया ऑप्शन नंबर बी। अब बिजनेस purchases a machinery for rupees 1,25,000 paying 10,000 in cash and balance to be paid to Miss रामजी लाल। 1,25,000 में से 10,000 जो है कैश में पेमेंट की हुई है, तो बचा कितना, 1,15,000, ठीक है। तो कह रहा है कि दिस ट्रांजेक्शन इज एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, क्या सिंपल ट्रांजेक्शन है, नहीं सिंपल तो नहीं है, क्योंकि यहाँ मशीनरी डेबिट होगी और क्रेडिट आपका कैश भी होगा और साथ में क्रेडिट आपका रामजी लाल भी होगा, तो सिंपल ट्रांजेक्शन नहीं है, क्योंकि एक डेबिट और एक क्रेडिट होता तो सिंपल ट्रांजेक्शन होता। क्या ये ट्रांजेक्शन इफेक्टिंग उन लायबिलिटीज, नहीं। क्या ये कंपाउंड वाउचर बनाएगा, एब्सोल्युटली कंपाउंड वाउचर होता यही है जहाँ पे मल्टीपल डेबिट हो या फिर मल्टीपल क्रेडिट हो और दूसरा वाला सिंगल डेबिट है, ठीक है ये कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन जिसमें हम बनाएंगे कंपाउंड वाउचर, ठीक है। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की, ड्राइंग्स बाय द ओनर फॉर पर्सनल यूज रिजल्ट इन व्हाट। देखो जब भी आप ड्राइंग करोगे तो ड्राइंग अकाउंट हमेशा डेबिट होता है, क्यों, क्योंकि ड्राइंग एक तरह का कैपिटल का उल्टा है, कैपिटल को कम कर रहा है ना। कैपिटल मैंने सिखाया था आपको, जब भी बढ़ता है आप क्रेडिट करते हो, तो ड्राइंग से कैपिटल कम हो रही होती है, ड्राइंग से कैपिटल कम हो रही होती है, तो जब भी कैपिटल कम हो रही है हम उसको डेबिट करते हैं उस पर्टिकुलर अकाउंट को, तो ड्राइंग को क्या करोगे आप, डेबिट करोगे, ठीक है। ये तो समझ आ गया, ड्राइंग को कैपिटल डेबिट करोगे, बट ये आंसर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ क्रेडिट टू कैपिटल लिखा हुआ है, ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। डेबिट टू ड्राइंग करोगे, ये भी सही है, हाँ ये सही है। क्रेडिट टू कैश, या तो आप कैश निकाल रहे होगे या फिर आप गुड्स निकाल रहे होगे। अगर गुड्स निकाल रहे हो तो परचेज अकाउंट को क्रेडिट कर देना, क्योंकि खरीदते टाइम पे परचेज अकाउंट को डेबिट किया होगा, उन्हीं गुड्स को आप पर्सनल यूज़ के लिए निकाल रहे हो तो परचेज अकाउंट को क्रेडिट कर देना, और अगर कैश निकाल रहे हो तो कैश अकाउंट को क्रेडिट कर देना। क्यों, क्योंकि कैश वाला तो भाई असेट है, असेट कम हो रहा है तो क्रेडिट होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, डिस्टिंग्विश बिटवीन ट्रेड डिस्काउंट एंड द कैश डिस्काउंट इन टर्म्स ऑफ रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। कह रहा है कि ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट में क्या डिफरेंस है, मैं आपको ब्रीफ में बता देता हूँ फिर ऑप्शन पढ़ते हैं। ट्रेड डिस्काउंट वो होता है जो बल्क परचेज करने में आपको दिया जाता है, आपने सामान बल्क में खरीदा तो सामने वाली पार्टी आपको डिस्काउंट देती है, उसे बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट वो होता है जब आप मान लो एडवांस पेमेंट कर दे रहे हो या फिर जल्दी पेमेंट कर दे रहे हो अग्रीमेंट से पहले, या फिर उसको ज़रूरत थी सामने वाली पार्टी को, उसने आपसे मांगा तो आपने दे दिया तो उसने आपको कैश का डिस्काउंट दे दिया, ठीक है। तो दोनों का अब समझ आ गया मतलब। चलो अब ऑप्शन पढ़ते हैं। बोथ आर रिकॉर्डेड सेपरेटली इन द जनरल, नहीं ट्रेड डिस्काउंट को तो आप करते ही नहीं हो एंट्री, ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री नहीं करते हो आप, खाली कैश डिस्काउंट की करते हो। ट्रेड डिस्काउंट इज डिडक्टेड फ्रॉम द इनवॉइस वैल्यू एंड नॉट रिकॉर्डेड, ये सही है बिल्कुल। और कैश डिस्काउंट इज रिकॉर्डेड एज द एक्सपेंस और इनकम, अगर आपने कैश डिस्काउंट को दिया है, किसी को अलाउ किया है तो एक्सपेंस है, अगर आपको कैश डिस्काउंट मिला है तो आपकी इनकम हो गई। लेकिन जो ट्रेड डिस्काउंट है ये रिकॉर्ड ही नहीं होता है, ये इनवॉइस वैल्यू से ही माइनस हो जाता है आपका ट्रेड डिस्काउंट, क्योंकि सबको मिलता है ये, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऑन जनवरी 10 अ चेक इज रिसीव्ड फ्रॉम अ कस्टमर Mohit rupees 10,000. This check is not deposited on the same day. On January 12, this check is deposited into the bank. What is the correct journal entry on Jan 10? अच्छा देखो क्वेश्चन ध्यान से देखो क्या बोल रहा है। जनवरी 10 को एक चेक रिसीव हुआ है कस्टमर से, मोहित से, कितने रुपए में, 10,000 रुपये में, ठीक है। और चेक को डिपॉजिट नहीं किया आपने उसी दिन। जब भी आप चेक को डिपॉजिट नहीं करते हो तो उसको बोलते हैं चेक्स इन हैंड, कैश की तरह मानते हो उसको, चेक इन हैंड आपका डेबिट हो जाएगा, ठीक है। और मिला किससे, मोहित से, तो भाई मोहित का अकाउंट तो आप क्रेडिट करोगे ही करोगे, वो तो ऑब्वियस सी बात है। चेक मिला किससे, कस्टमर से मिला है ना, मोहित से, क्योंकि पहले वो आपका डेटर था, अब आपका डेटर ने आपकी पेमेंट कर दी है तो डेटर कम हो गया, असेट कम होता है तो क्रेडिट करते हो, इसलिए मोहित के अकाउंट को क्रेडिट करोगे
लेकिन चेक इन हैंड को डेबिट करोगे, चेक इन हैंड ही बोल सकते हो, कैश ही बोल सकते हो, इसको कैश मान लेते हैं हम। अगर हम चेक मिल रहा है हमको और अगर हम उसी दिन डिपॉजिट नहीं कर रहे हैं तो उसको हम चेक इन हैंड मानते हैं या कैश मान लेते हैं। अगर उसी दिन डिपॉजिट कर दोगे तो बैंक अकाउंट को डेबिट कर देते हैं, बट इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि हम उसी दिन डिपॉजिट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, चलो भाई अब आते हैं इनकम टैक्स। इनकम टैक्स पेड बाय अ सोल प्रोप्राइटर इज रिकॉर्डेड इन द बिजनेस बुक्स एज व्हाट। देखो इनकम टैक्स सोल प्रोप्राइटर का खुद का इनकम टैक्स है, वो बिजनेस का टैक्स अलग नहीं होता है। प्रोप्राइटरशिप फॉर्म में बिजनेस का टैक्स और ओनर का टैक्स सेम ही होता है, तो वो खुद का टैक्स ही पे कर रहा है, तो एक तरह से ड्राइंग हो जाएगी, वो कैपिटल से माइनस हो जाएगा। तो डेबिट करोगे आप ड्राइंग अकाउंट, क्रेडिट करोगे बैंक अकाउंट। लेकिन कंपनी में ऐसा नहीं होता है, कंपनी में अगर आप टैक्स पे कर रहे हो तो कॉर्पोरेट टैक्स होता है, फिर ड्राइंग अकाउंट डेबिट नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिकली बात कर रहा है प्रोप्राइटरशिप की, तो प्रोप्राइटरशिप फर्म में जो प्रोप्राइटर होता है उसकी इनकम और जो बिजनेस इनकम है वो जो बिजनेस इनकम है उसको प्रोप्राइटर की ही इनकम मान लिया जाता है, पूरी की पूरी इनकम प्रोप्राइटर की ही मानी जाएगी और वो उस पर इनकम टैक्स पे करता है। और अगर वो बिजनेस की बुक्स में रिकॉर्ड कर रहा है, इस इनकम टैक्स को पे कर रहा है और बिजनेस के अकाउंट से पे कर रहा है, तो उसको हम ड्राइंग मान लेते हैं कि उसने अपने पैसा निकाल के टैक्स को पे कर दिया है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बिजनेस डिस्ट्रीब्यूट्स गुड्स वर्थ ₹5,000 एज फ्री सैंपल्स। फ्री सैंपल्स आपका एक्सपेंस हो गया टू पोटेंशियल कस्टमर। एक्सपेंस है तो फ्री सैंपल्स आपका हो जाएगा डेबिट, फ्री सैंपल बोल दो चाहे सेल्स प्रमोशन बोल लो, डेबिट हो जाएगा। लेकिन क्रेडिट क्या होगा, परचेज अकाउंट क्रेडिट होगा, क्योंकि जब आपने गुड्स खरीदे थे तो परचेज अकाउंट को डेबिट किया था। अब आप गुड्स दे रहे हो तो परचेज अकाउंट को आप क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। ठीक है, तो सेल्स प्रमोशन अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट क्रेडिट, ऑप्शन नंबर सी इज गोइंग टू बी द आंसर। मेरे हिसाब से ये आंसर होगा, हाँ ऑप्शन नंबर सी ही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, बैड डेट्स की रिकवरी हुई है और आपको पैसे मिल गए हैं कुछ डेटर से जिसको आपने पहले बैड डेट्स में राइट ऑफ कर लिया था, तो जनरल एंट्री क्या होगी इस रिकवरी की। तो बड़ा आसान है ये, अगर आपको बैड डेट्स के रुपए मिल रहे हैं, बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट आएगा पहली बात तो यहाँ बैड डेट्स रिकवर्ड है नहीं, हाँ यहाँ पे है, लेकिन एक प्रॉब्लम है यहाँ पे। अच्छा देखते हैं क्या लिखा हुआ है, कैश अकाउंट डेबिट कर रहा है और क्रेडिट बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट है, हाँ लग रहा है सही, बट हम बाकी ऑप्शन नहीं पढ़ते हैं। बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट डेबिट तो नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि पैसा मिल रहा है यहाँ से, एक तरह की इनकम हो गई तो क्रेडिट होना चाहिए, तो ये भी आंसर नहीं है, ये भी आंसर नहीं है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी ही माना जाएगा, देखो बी ही है। ठीक है, क्योंकि बाकी सारे मैंने एलिमिनेट कर दिए हैं, क्योंकि ये सारे एलिमिनेट कर दिए थे और यहाँ पे तो पर्सनल अकाउंट आ गया, पर्सनल अकाउंट से मतलब है नहीं, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी ही है। बैड डेट्स रिकवर कर लिया आपने तो भाई एक तरह की इनकम है, इनकम बढ़ती है तो क्रेडिट होता है, क्रेडिट कर दिया, और कैश मिलेगा आपको तो कैश आपने डेबिट कर दिया। ठीक है भाई, तो बस इसी के साथ ये चैप्टर भी होता है ख़त्म। और आपको अगर आप चैनल पर नए हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोज़ लाने वाला हूँ बहुत सारी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और दूसरी बात कि आपको मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा और व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो भी ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको इन्हीं चैनल्स पर मिलेगी। ठीक है, चलो अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू एवरीवन।